आज हम लोग चर्चा करेंगे मिंग डायनेस्टी के बारे में। यानी मिंग राजवंश। जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसी प्रकार से चाइना में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। उसी में से एक राजवंश था मिंग राजवंश। और ये मिंग राजवंश चाइना के इतिहास में अपने प्रगति के लिए जाना गया और 1368 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक ये मिंग राजवंश चाइना में शासन किया। यानी मिंग राजवंश के सम्राटों ने। कुछ उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। मिंग राजवंश से पहले चाइना में था क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे भारत में गुलाम वंश यानी मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश हुए, उसी प्रकार से हम उठाते हैं सुई राजवंश से। सुई राजवंश ये चाइना में हुआ। ये 581 ईस्वी से 618 ईस्वी तक इस राजवंश ने शासन किया। इस राजवंश ने चाइना का एकीकरण एक तरह से कह ली चीनी साम्राज्य को एक किया। यानी चीन का क्रमिक विकास हुआ। जो चीन आज यहाँ तक पहुँचा है उसका क्रमिक विकास हुआ। और इसके बाद देखेंगे कि सुई राजवंश के बाद सुंग राजवंश हुआ। सुंग राजवंश 960 ईस्वी से लेकर 1270 ईस्वी तक वो शासन किया चाइना पर। और इस राजवंश ने भी चीन की इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आता है चूसी यानी CHUHSI चूसी। ये 1130 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक चाइना पे शासन किया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 960 से 1270 और यहाँ 1130 से 1200। तो जैसे सल्तनत काल में हिंदुस्तान का इतिहास हम पढ़ते हैं तो मालवा का अलग इतिहास है, जौनपुर का अलग इतिहास है, उसी प्रकार चाइना के संदर्भ में लागू होता है। तो ये 1130 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक ये चूसी राजवंश ने शासन किया। और इस राजवंश में सबसे बड़ा काम जो हुआ कन्फ्यूशियस मत और बौद्ध मत और ताओ मत और जितने भी मत थे उन विचारों को मिलाकर एक नया विचार सामने आया जिसको कहा गया नव कन्फ्यूशियस मत। ये इसी चूसी राजवंश में चूसी जो है दिखाई पड़ता है इसी एक शासन काल में। इसके बाद देखते हैं कि इस काल में साहित्यिक प्रगति बहुत ज़्यादा हुई, कला कथा काव्य की उन्नति हुई। इसके बाद देखते हैं चाइना में युआन राजवंश 1271 ईस्वी से लेकर ये चलता है 1368 ईस्वी के बाद मिंग राजवंश टॉपिक आ जाता है। तो
ये युआन राजवंश ये शुद्ध रूप से चीनी राजवंश नहीं था, इसमें तातारी मंगोल भी शामिल थे, मंगोलों की शाखा थी तातारी। और कभी कभी ये आप पढ़ेंगे तो मंगोलों को ही तातारी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो लिखने पढ़ने में। और कभी ये युआन राजवंश कुबलाई खां का जो दरबार था, कुबलाई खां का विशाल साम्राज्य, उसका अंग हो गया। और इस समय चीन का खूब विकास हुआ और नाटक उपन्यास आदि खूब रचे गए। मार्को पोलो एक यात्री है, मार्को पोलो, ये भारत की भी यात्रा किया था, खासकर पांड्य राज्य की दक्षिण में। तो इन्हें वहाँ की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अच्छा विवरण, पांड्य राज्य की आर्थिक दशा पर बहुत अच्छा विवरण दिया। ये जो है कुबलाई खां के दरबार में, कुबलाई खां के दरबार में 20 वर्षों तक मुलाजिम थे, 20 वर्षों तक नौकरी की थी। और इन्होंने बहुत स्पष्ट कुबलाई खां के बारे में अपने यात्रा पोथी में लिखा है। जैसे जैसे चीन में मंगोलों का प्रभाव जितनी तेजी से, आप देखें मंगोलों का प्रभाव एक वक्त आया बहुत तेजी से फैला एशिया और यूरोप तमाम, लेकिन उसी प्रकार से जैसे जैसे उनका प्रभाव, मंगोलों ने खिलाफत का अंत कर दिया, रूस तक वो चले गए, उनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे जितनी तेजी से मंगोलों का साम्राज्य आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से मंगोलों का पतन भी हुआ। और 1368 ईस्वी के आते आते जो मंगोलों से, जो तातारी थे, जो युआन राजवंश में शासन कर रहे थे, उनमें से एक हुंगयू नाम का व्यक्ति विद्रोह किया। हुंगयू नाम के मंगोल, जो मंगोल युआन वंश था, युआन वंश जो लिखा है, युआन राजवंश, युआन राजवंश से ये विद्रोह करता है हुंगयू, और उसका पतन कर देता है किसका, चीनी युआन राजवंश की। और वो क्या स्थापित करता है, चीन में मिंग वंश, मिंग वंश यह स्थापित करता है। आइए आप शुरू करते हैं। ये तो उसकी पृष्ठभूमि थी, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ से भी मैटर मिला आपको बताने का पूरा प्रयास किया मैं। अब जो टॉपिक है वो हमें देखना है मिंग कल्चर, मिंग संस्कृति के बारे में। पहले शुरू करते हैं मिंग राजवंश। मिंग राजवंश ये कब से कब तक चला है, आपको मैं बताया कि 1368 से ये 1644 तक चला। और ये एक तरह से, इससे पहले चाइना में हान युआन राजवंश आपने देखा, वो शुद्ध चीनी राजवंश नहीं था, चीन का निवास करने वाला, बल्कि वो विदेशी थे। आप देखिए यहाँ ये मिंग राजवंश जो है ये शुद्ध चीनी राजवंश था, चीनी राजवंश था। और ये मिंग जो राजवंश का जो शासन काल है, भव्य और शानदार शासन काल है। राजाओं ने जो शासन किया, भव्य और शानदार ढंग से शासन किया। अब आते हैं मिंग शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा मिंग शब्द का अर्थ। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, यानी इसको साधारण शब्दों में कहें प्रकाशमान, या इसको अगर कहिए तो शाइनिंग। शाइनिंग, जो शाइनिंग मतलब क्या होता है, चमकना। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे एक अन्य मीनिंग इसका मिंग शब्द का कुछ विद्वानों ने निकाला है, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, जिसको कहा गया है इंग्लिश में ग्लोरियस, ग्लोरियस। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ऑथेंटिक स्रोत से ये मिला है मुझे कि मिंग शब्द का अर्थ जाज्वल्यमान होता है। तो आप जब भी लिखिएगा
इसी को ध्यान में रख के जाज्वल्यमान या प्रकाशमान शब्द का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिंग काल में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं मिंग काल का। तो कई राजा हुए मिंग राजवंश में, जैसे चू युआन चांग एक राजा हुए। इनका शासनकाल 1368 से 1398 था, यानी तैमूर जब भारत पर आक्रमण किया तब तक इनका शासनकाल है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, चाइना की सीमा निर्धारित किया और चाइना में समरकंद में तैमूर के शासक से भी इनके अच्छे संबंध थे। तो इसके अलावा इन्होंने अपनी सीमा, अपनी बाउंड्री, उत्तरी और दक्षिणी बाउंड्री को मेंटेन करने का प्रयास किया और चीन के गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया। 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है 1398 में। तो अगला शासक 30 वर्षों के शासनकाल में आप देखेंगे कि इनका जो शासनकाल है काफ़ी सफल शासनकाल है। इतना मजबूत इन्होंने साम्राज्य को कर दिया था कि आने वाले वक्त में लगभग 250 साल चीन पर उनको उत्तराधिकारी शासन करते रहे। और एक अन्य महत्वपूर्ण शासक का यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा, युंग लो। इन्होंने 1403 से 1424 तक शासन किया और युंगलो के बारे में आगे आएगा भी। तो ये महत्वपूर्ण शासकों में से हैं। एक चू युआन चांग, जिनको सामान्यतः हुनबू के नाम से भी जाना जाता है, हुनबू के नाम से जाना जाता है। संभवतः ये वही थे जो हुंगबू या हुंगयू, इन्होंने ही मिंग राजवंश की स्थापना की थी, हुंगयू। अब आगे देखते हैं। बताया जाता है कि मिंग जो डायनेस्टी थी, मिंग डायनेस्टी में पीस था, चारों तरफ अमन था, शांति थी। और चीनी सम्राटों के नाम उस समय के दूर दराज के इलाकों में लोग लेते थे कि हाँ वहाँ का एक शहंशाह है, बहुत प्रसिद्ध शहंशाह हैं वहाँ। जैसे आप देखेंगे चीनी सम्राटों का डंका विदेशों में भी बजता था। जैसे कोरिया की बात कीजिए आप, जापान की बात कीजिए, हिंद चीन की बात कीजिए, हिंद चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि क्षेत्रों में आप देखेंगे चीनी सम्राट को अपना शहंशाह, ये क्षेत्र के लोग अपना शहंशाह मानते थे। चीनी सम्राट को क्या मानते थे? अपना शहंशाह मानते थे और उसका नाम दूर दूर तक चलता था। इसके अलावा इस काल में तमाम विदेशों से संबंध भी स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसे हिंद एशिया, भारत, लंका और भारत श्रीलंका इत्यादि देशों में यात्राएं भी की नाविकों ने और वहाँ से कुछ कला लेकर अपने यहाँ आए और अपने यहाँ की कला वहाँ ले जाकर दिए। तो चाइना में अनेक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, अनेक प्रासाद बने, दीवार बढ़ाई गई। इसके अलावा जो मिंग शासक थे, वो आप अधिकांश मिंग शासकों की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने जो है विदेशों से संबंध तो वो रखते थे, विदेशों से मित्रता का संबंध वो रखते थे। और देश के अंदर उनकी नीति क्या थी? शांति बनी रहे, शांति कायम रहे। और मिंग शासकों ने अनेक जनहित के कार्य किए, जनहित के कार्य। अब इतना लंबा आप देखेंगे 1368 से 1644 तक, 1368 से 1644 तक कोई अगर ये शासन चल रहा है इतना लंबा, देख लीजिए कितना आ रहा है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रजा का सहयोग भी जिम्मेदार होता है। अगर मुगल वंश भारत में 1526 से 1857 या 62 जो भी मानते हैं आप चला, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अकबर की उदारवादी नीति और तमाम शासकों की उदारवादी नीति
और प्रजा हित कार्य उनके थे, जो प्रजा उनको पसंद करती रहे और वो शासन करते रहे। तो मिंग शासकों की बात कर रहे हैं हम। जनहित के कार्य भी किए, जैसे नहर का निर्माण कराया, सड़क का निर्माण, नहर, सड़क, जलमार्ग जलमार्ग ये सबका निर्माण, मरम्मत भी कराई। जो किसानों की बात कीजिए तो किसानों से इन्होंने क्या किया, टैक्स, ये मिंगकालीन संस्कृति के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। और किसानों से इन्होंने टैक्स क्या किया, टैक्स में कमी की, और जिनसे उनका बोझ जो टैक्स वाला था वो कम हुआ, यानी किसानों के हित में भी कार्य किए। जैसे कभी कभी अकाल पड़ जाते थे, अकाल या किसी प्राकृतिक आपदा के समय किसानों से टैक्स जो है कम से कम दिया जाता था। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, भुखमरी की स्थिति ना हो पाए, खाद्यान्न संकट ना उत्पन्न हो पाए, तो चीनी सम्राटों ने अपने यहाँ बड़े बड़े भंडार गृहों का भी निर्माण किया था। भंडार गृह स्थापित किए थे उन्होंने, ताकि आवश्यकता अनुसार प्रजा को और लोगों को अनाज उपलब्ध हो सके यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, यानी चाइना कहाँ था उस समय आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम मिंगकालीन संस्कृति की बात आगे करें तो मिंगकालीन संस्कृति पूरी कैसे होगी, हमें जैसे लिखना है तो उसमें मिंगकालीन समाज हमें दिखाना है, थोड़ा सा प्रशासन दिखाना है, साहित्य दिखाना है, साहित्य के अलावा आपको वहाँ कला दिखाना है। तो ये इतना पक्ष आप लिखते हैं तो उसका कल्चर आप टच कर रहे हैं, तो उसका आर्थिक जीवन भी थोड़ा बहुत उसका दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ। तो आगे चलते हैं, मिंग कल्चर के बारे में देखते हैं। मिंग कल्चर, तो पहले सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी की यानी समाज जो है वो 5 भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ेगा आपको यहाँ। पहला आपको दिखाई पड़ेगा क्या है, विद्वान, स्कॉलर्स। दूसरा आपको क्या दिखाई पड़ता है, कारीगर, कारीगर दूसरा, यानी या दूसरा कृषक कर लीजिए आप, कृषक दूसरा, तीसरा कारीगर, और चौथा व्यापारी, व्यापारी। अब पांचवा के अंतर्गत आप 2 लोगों को रख सकते हैं, सैनिक और सेवक को। तो अब देखिए विद्वान का काम क्या होगा, ये पहले शिक्षा लेगा तब शिक्षा देगा, और इसकी विद्वानों की समाज में हमेशा अच्छी स्थिति रही है, उनको सम्मान की निगाह से देखा जाता था। और इनके शिक्षा लेने का भी एक तरीका था उस समय जो प्रचलित था, फर्स्ट स्तर पर वो गांव में शिक्षा लेता था, और गांव में जब शिक्षा लेता था तो वहाँ उसे धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था, और इसके अलावा शब्दकोश भी शब्दों से परिचित कराया जाता है, शब्दकोश भी पढ़ाया जाता था। और दूसरे स्तर में जब यहाँ से निकलता था, सेकंड फेज में ये जाता था, तो जिले में इसको जाकर पढ़ना पड़ता था, जिले में पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिले में ये पढ़ाई करता था। और फिर उसके बाद जिला परीक्षा में अगर अच्छा नंबर ये लाया, अगर उत्तीर्ण हो गया, तो उसे प्रधान नगर में भेजा जाता था। अच्छा नंबर लाने वाले व्यक्ति को प्रधान नगर में जाकर वो वहाँ एग्ज़ाम देता था। तो वहाँ जब उत्तीर्ण हो जाता था, परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता, उसे स्नातक की डिग्री, स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री दी जाती थी। अब प्रधान नगर से जब स्नातक पा लेता था तो प्रांतीय परीक्षा में भाग लेने के लिए जाता था। प्रांतीय स्तर पर परीक्षा में भाग लेने के लिए जब वो जाता, तो प्रांतीय स्तर पर चूजेन, चूजेन जिसका नाम है, चूजेन, उसे उपाधि, यानी ये एक तरह से कह लीजिए चूजेन एमए मास्टर की उपाधि थी, स्नाकोत्तर की उपाधि थी, जिसको वाचस्पति भी कहा जाता था। वाचस्पति, वाचस क्या कहा जाता था, यहाँ लिखते हैं, वाचस्पति।
वाचस्पति पाए, वाचस्पति या स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर या चूजेन के नाम से उपाधि दी जाती थी इसे। और राजकीय पदों के लिए, उच्च पदों के लिए इसका सिलेक्शन होता था। अंतिम परीक्षा जो होती थी आचार्य अथवा चिन्हशी की, जिसको कहते थे चिन्हशी, ये बड़े पदों पर नियुक्त होने के लिए होती थी। और ये नानकिंग में परीक्षा स्थापित की जाती थी। नानकिंग आप जानते हैं कि बहुत प्रमुख केंद्र था चाइना का उस समय, तो वहाँ ये स्थापित की जाती थी, यानी परीक्षा ये होती थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रशासन के बारे में, ये राजा का क्या स्थिति थी। राजतंत्र था, आप देखते हैं पूरी तरह से मिंग राजवंश में जो शासक हुए पूरी तरह से सर्वशक्तिमान शासक हुए। मतलब वो अंतिम निर्णय उनका होता था। उनके नियंत्रण के लिए एक मंत्रिमंडल तो था, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। लेकिन राजा पर एक अंकुश जरूर होता था मंत्रिमंडल के। मंत्रिमंडल हमेशा निगाह रखती थी कि राजा परंपरागत कानूनों का, परंपरागत जो व्यवस्था चली आ रही है, व्यवस्था का क्या ना करने पाए, उल्लंघन ना करने पाए। क्योंकि परंपरागत व्यवस्था ही उनका क्या थी, उनका कानून था। जो लिखित कानून तो था नहीं। अब विधि संहिता पहले ही निर्माण हो चुकी थी चाइना में, मिंग राजवंश आने से पहले। जैसे चिन्हहिन राजवंश हुआ, चिन्हहन और तांग, इन राजवंश में जो व्यवस्था चली आ रही थी प्रशासन की, वही व्यवस्था वहाँ भी मिंग काल में भी दिखाई पड़ती है आपको। मिंग काल में राजनीतिक या आर्थिक उथल पुथल नहीं दिखाई पड़ता। राजनीतिक या आर्थिक उथल पुथल या हलचल नहीं दिखाई पड़ता, यानी शांति रही, उथल पुथल नहीं दिखाई पड़ता। राजा सुकून से शासन कर रहा था और प्रजा उसकी खुश थी। यही परंपरागत जो व्यवस्था थी, परंपरागत जो रीति रिवाज था, वही चीन के अलिखित संविधान का ये कार्य करता था। राजा को आपने देखा कि ये बड़ा होता था, राजा सबसे प्रमुख होता था, और उसके अधीन जो मंत्रिमंडल होता था, मंत्रिमंडल के जो अधिकारी होते थे वो प्राय सेनापति होते थे। तो सेनापति राजा के मार्गदर्शन, तो राजा जो फैसला लेता उस पर यह अमल मंत्रिमंडल कराते थे। तो बड़े बड़े कर्मचारियों की जिससे नियुक्ति होना है, मैं भी बताया नानकिंग में आचार्य और चिन्हशी जैसे महत्वपूर्ण पदों की परीक्षा होती थी। उच्च राजकीय पद उन्हीं को दिया जाता है जो चू जेन परीक्षा यानी एमए पास होते थे। तो राज्य के समस्त पद आप देखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ थी कि समस्त पद जो भरे जाते थे वो परीक्षा के माध्यम से भरे जाते थे। तो एक तरह से कह लीजिए भारत से तुलना कीजिए उस समय, तो उस समय आप देखेंगे 1368 से 1644 के बीच आप देखेंगे कुछ सल्तनत काल, कुछ मुगल काल का भी पोर्शन अभी इसके बीच आता है। लेकिन आपको मैं एक उदाहरण दूं, 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ। फिरोज शाह तुगलक के समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। घोड़ा पास करवाने के लिए सैनिक को एक व्यक्ति आया फिरोज शाह तुगलक के दरबार में और कहा कि मैं सब कुछ योग्यता रखता हूँ, लेकिन मुझे सैनिक नहीं बनाया जा रहा। तो उसने कुछ पैसे निकाल के बैतुल माल से दिए, शाही राजकोष से, कि जाओ दे देना, जो पास करा वो पास कर देगा। मतलब भ्रष्टाचार का इतना दर्जा बुलंद था कि सम्राट भी इस बात को जानता था। लेकिन वहीं जब चीन की बात करेंगे, चीन में परीक्षा के माध्यम से लोग नियुक्त हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि चाइना की थी। जो चाइना आज यहाँ तक पहुँचा है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका इतिहास और वहाँ के लोगों की व्यवस्था जिम्मेदार रही, जो व्यवस्था उन्होंने कायम की। तो आपने देखा
कि परीक्षा के माध्यम से छोटे बड़े पद भरे जाते थे। अब आ जाइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमने देखा प्रशासन के बारे में, हमने देखा राजा के बारे में। और चाइना जैसे जानते हैं कि चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ। जब कागज़ चीन में आ जाएगा, साहित्य की बात कीजिए आप, तो स्वाभाविक सी बात है जब कागज़ आएगा तो कागज़ पर किताबें छपेंगी, और जब किताबें छपेंगी तो उसका विस्तार चारों तरफ होगा। जहाँ कल तक सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता था जो प्राचीन कागजात हैं, प्राचीन जो रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन कागज़ के आविष्कार ने उनको ये बात पर प्रोत्साहन दिया कि वो सब जो पुराने उनकी पांडुलिपियाँ हैं उसको कागज़ पर लिखकर उसका संरक्षण किया जाए। और चाइना में आप देखेंगे कि कागज़ के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर साहित्य की रचना होना शुरू हो जाती है, साहित्य की रचनाएं की गई। और ये आप देखेंगे इसी तरह से व्यक्तिगत और लाइब्रेरियां स्थापित, पुस्तकालयों का भी कॉन्सेप्ट आया, और बड़ी संख्या में प्रतिलिपि हर वर्ष चाइना के लोग छापते थे। और ये कहाँ छपता था? पांडुलिपि और जो प्रिंटिंग प्रेस थे, मुद्रण यंत्र जो चाइना ने कागज़ के आविष्कार के बाद वो परिचित हुए, उसके बाद उन्होंने छपाई बड़े पैमाने पर शुरू की। और बड़े बड़े जो पुराने ग्रंथ थे सबका नया जो है उसको कागज़ पर लाए और उसको रिकॉर्ड सुरक्षित किया, संरक्षित किया। प्राचीन संतों की जो वाणियाँ थी, विद्वानों के जो विचार थे, और राजनीतिज्ञों के जो वाक्य थे, उन्होंने चाइना वालों ने सजोने का काम किया, उनके संदेश को प्रकाशित किया, और कई भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया। और अनेक यात्री जो चाइना गए उनके यात्रा विवरण को भी उन्होंने छापने का प्रयास किया। आप देखिए, एक ऐसे ही नाम आपको मैं बता रहा हूँ, हुसिया को ये इसका यात्रा संस्मरण की बात करें तो ये मिंग कालीन संस्कृत पर काफ़ी अच्छा ये इसका विवरण प्रकाश डालता है। उसने उसने नदी, पहाड़ और विभिन्न प्रदेशों के रीति रिवाजों का इसने बड़े पैमाने पर विवेचन किया है। और उसने पता लगाया है कि मेकांग और सलवान पश्चिमी नदी की दो अलग अलग धाराएं हैं, क्या हैं? धाराएं हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त तमाम साइंस आप देखेंगे कि औषधि विज्ञान पर भी ग्रंथों की रचना हुई। औषधि विज्ञान के बाद सैन्य शास्त्र। और अब देखिए कि कृषि से संबंधित अनेक ग्रंथों की जानकारी, जब ये ग्रंथ लिखे गए तो आसानी से लोगों तक पहुंचना शुरू हुए। जब पहुंचना शुरू हुए तो ये लोगों से इसे पढ़कर इसे लोगों ने लाभ लिया। अब देखिए, युंगलो जब शासक था, मैं बताया था कि आगे आएगा, युंगलो के समय बात कीजिए, चीनी साहित्य का एक विशाल संकलन युंग लो ताशियन, इसको इंग्लिश में आप लिखिए तो युंग लो
ताशियन के नाम से प्रकाशित हुआ। नाम से क्या हो रहा है? प्रकाशित हुआ। और नाटक, अनेक नाटक की भी रचना हुई, संगीत के ग्रंथों की रचना हुई। तो ऐसे ही इस युग का प्रसिद्ध कवि ली तुंग यांग, ली तुंग यंग मिंग कालीन प्रसिद्ध कवि थे। और प्राचीन चीनी कवियों में वह एक तरह से देखिए मध्यम श्रेणी के कवि थे। तो चीन में इस समय तक आप देखिए कविता, गद्य तमाम रचनाएं आपको नजर आएंगी। इसके बाद आइए, कागज की बात कर रहे थे हम लोग, साहित्य देखा, साहित्य के बाद कागज की आप बात कीजिए। कागज पर जब नोट छपे, कागज पर क्या हुआ? जब नोट छपे तो उससे क्या हुआ? व्यापार और तेजी से बढ़ा, लेन देन और तेजी से बढ़ा, वृद्धि हुई। अब देखिए शिल्प की बात करें, उसकी कला की बात करें, शिल्प की बात करें तो हमें चीनी मिट्टी के बर्तन मिंग काल में, या तो चीन में काफ़ी बड़े पैमाने पर पहले भी चीनी मिट्टी बर्तन के उत्पादन होते थे। और इस चीनी मिट्टी के बर्तन को वो भेजते थे पूर्वी एशिया और यूरोप तक। वो अपने सामान भेजते थे। इसके अलावा हाथी दांत आप देखेंगे, हाथी दांत, कांसा और लकड़ी के अनेक सुंदर कलाकृतियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं। और आप देखिए कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में आप देखेंगे कि चीन की विशाल दीवार शी हांगटी ने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद वो तो एक पहले का है मामला। आप देखिए यहाँ कि अनेक भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। आप देखिए जहाँ भी शासक रहता था वहाँ के महल उसके बहुत भव्य हुआ करते थे। इसके अलावा इमारतों के अलावा मंदिरों का निर्माण कराया उन्होंने, मंदिरों के अलावा प्रसादों का निर्माण कराया, महलों का। अब आप देखेंगे पुलों का, नहरों का। तो ये बड़े पैमाने पर स्थापत्य कला को और शिल्प कला को दिखाता है। आप देखिए कि भिन्न भिन्न सम्राटों के राज्यकाल में चीन में राजधानी अलग अलग नगर में रही। जैसे भारत में कभी आगरा राजधानी रही, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, लेकिन अधिकांश समय ये राजधानी रही दिल्ली। तो आप देखिए कि चीन में भी भिन्न भिन्न सम्राटों के राज्यकाल में चीन की राजधानी भिन्न भिन्न नगर थे। आप देखिए सुंग और युआंग के समय, सुंग और युआन वंश के सम्राटों के काल में ये चीन की राजधानी दक्षिण प्रदेश, जो चीन का दक्षिणी साउथ एरिया था, साउथ रीजन था, उसको हांगचो, जिसका नाम है हांगचो नगर, ये राजधानी रही। सुंग छोटा सा से है, सुंग और युआन वंश, इसकी राजधानी दक्षिणी चीन के हांगचो नगर रही। लेकिन आप देखिए हांगचो नगर के बारे में, उसके ऐश्वर्य और उसकी भव्यता की प्रशंसा मार्को पोलो जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। मार्को पोलो ने बड़े पैमाने पर अपने यात्रा में किया है। इसके बाद मिंग काल जब आता है, मिंग काल में राजधानी ये आ जाती है खासकर युंगलो के समय। युंगलो ने नानकिंग भी राजधानी रही है चाइना में। तो नानकिंग से उसने राजधानी पेकिंग स्थापित की। पेकिंग जो ये उत्तरी चीन में था। पेकिंग कहाँ था? उत्तरी चीन में। ये काम हुआ 1421 में। और यहाँ भी विशाल महल बनकर तैयार, नगर का निर्माण हुआ, महल बने। और ये पेकिंग राजधानी 1912 तक चीन की राजधानी रही। जैसे 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई, उसी प्रकार आप देखिए
कि पेकिंग जो मिंग काल में 1421 में नगर बन रहा है, उसके बाद ये स्थापित हो रही, 1912 तक की राजधानी रही। अब आगे देखेंगे, इसी में थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं कि चित्रों का निर्माण जो हुआ है मिंग काल में, चित्रकारी जो हुई है, चित्रों का निर्माण उस चित्र की तुलना इटली के पुनर्जागरण के समय के चित्रों से की जा सकती है, चित्रों से। और वैसे तो उस समय पशु पक्षी और फूल पौधे और व्यक्तिगत चित्र भी बनते थे, व्यक्ति चित्र। और ये सब देखिए कि चित्र तो बनते थे ये, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी तुलना जो की गई है कि इटली के पुनर्जागरण कालीन चित्रों से, मिंग शासक भी इसके लिए आगे कदम उठा रहे हैं। मिंग शासक हुन वू, ये हैं हुन वू ने नानकिंग में एक चित्रकला संस्थान बनवाया था। अब आप देखिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने भी एक चित्रणशाला की स्थापना करवाई थी। आप देखिए, चाइना में भी जब तक शासक वर्ग नहीं प्रोत्साहित करता कला को, तब तक कला विकास नहीं करती है। आप देखिए, अब उसका दर्शन वाला पक्ष देखते हैं थोड़ा सा, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। मिंग राजवंश आप देखेंगे, मिंग काल 1368 से 1644 तक चला। ये 1668 से 1644 यानी 1368 से 1644 के बीच का जो समय है, इसे चीनी लोगों में बुद्धि का पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। चीनी लोगों में बुद्धि के पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अब ये जैसे इसमें देखेंगे बौद्धिक जागरण हुआ, बौद्धिक और दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो पुनर्जागरण हुआ, इसे जाना गया शी शुई नाम से, यानी बुद्धिवाद जिसको कहते हैं, बुद्धिवाद या तर्कवाद। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इंग्लिश में कहा गया रैशनलिज्म, तर्कवाद के नाम से जाना गया। अब इसको हम इसके दूसरे भाग में देखेंगे। अब आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 39-40 मिनट का, ठीक है। अगले भाग में हम लोग उसकी ये बुद्धिवाद, रैशनलिज्म के बारे में देखते हैं, मिंग कालीन। ओके, धन्यवाद।